एक्सटेंशन, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्होंने क्या किया, मेन बात, और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की। समझ रहे हो ना? हुआ था 1948-49 में। ठीक है, भारत जस्ट आज़ाद होता है, उसके एक साल के बाद तो राधा कृष्णन कमीशन है वो बनाया जाता है। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। ठीक है, जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ उसको जरूर से आपने पढ़ना है। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनकी लीडरशिप के तहत ही, मतलब जो वो रिकमेंडेशन दिए थे उसके बेसिस पे बनाया गया था। क्योंकि देखो ये यूनिवर्सिटी है, तो इसमें ज़्यादातर जो रोल डिफाइन किया गया था वो हायर एजुकेशन का डिसाइड किया गया था, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर एबल सिटीजन हैं वो बनाने चाहिए जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सके। ठीक है, नाम से पता चलना चाहिए ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता था। तो स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इम्प्रूव एंड एक्सटेंशन, तो उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्होंने क्या किया, मेन बात, और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की। समझ रहे हो ना? इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ा दी और बस काम हो गया। इन्होंने बोला कि बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना पड़ेगा। 3 ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एजुकेशन, कल्चरल एंड वोकेशनल एजुकेशन, 3 चीज़ों पे इस पर क्या किया गया, फोकस किया गया। पहला जनरल एजुकेशन, दूसरा कल्चरल एजुकेशन और तीसरा वोकेशनल एजुकेशन। तो GBC याद रख सकते। कॉलेज ऐसा नहीं है कि इसने कॉलेज स्कूल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इसकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो इसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही थी। पहले तो बोला गया कि UGC को बनाया जाए। ठीक है, जो अभी तक UGC कमेटी थी, लेकिन अभी किसने रिकमेंड किया गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो बनाया जाए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर ग्रांट्स दिया जाएगा पैसे के लिए, बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इंस्टॉल किया जाए या इंस्टॉल किया जाए। यूनिवर्सिटी है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रख के उनके अंदर वो लीडरशिप है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन, बाकी की जो क्वालिटीज़ है वो होनी चाहिए। और जो जनरल एजुकेशन है ना और प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन GVC, उस पर फोकस किया जाए। क्योंकि ये एक बात समझ आ गई थी कि अब अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो आगे तरक्की है वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगी। तो अच्छे सिटीजन को प्रोड्यूस करना था, स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ब्रिंगिंग आउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ टीचर फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रोफेसर, रीडर एंड इंस्ट्रक्टर एज वेल ऑफ द सर्विस। तो साथ में प्रॉपर केयर होनी चाहिए जब भी किसी की सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है, जब भी प्रॉपर किसी की सिलेक्शन की जाएगी तो वहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा क्या करने के लिए कि जो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनके रीडर है या लेक्चरर है, इंस्ट्रक्टर है, और उनकी उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ मेन बातें हैं वो बता दी। तो ये था हमारा राधाकृष्णन कमीशन। और इसको ना एक और भी चीज़ महसूस हुई कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम है ना, वो भी कोलैप्स हो गया है। इन्होंने ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो भी क्या हो रखा है, कोलैप्स हो रखा है। तो चाहे ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन किसके लिए दी, स्कूल एजुकेशन के लिए भी, कि स्कूल एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्कूल एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की उतनी ही ज़रूरत है। अभी आता देखो, शुड कॉरस्पॉन्डेंट टू द प्रेजेंट इंटरमीडिएट, तो जो वो
हायर एजुकेशन कब शुरू होगा? 12वीं के बाद शुरू होगा, ठीक है, नॉर्मली। कमर्शियल एजुकेशन शुड बी मोर प्रैक्टिकल, एजुकेशन उसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। रीजनल लैंग्वेज है, उस पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे फोकस किया गया। सेम फैसिलिटीज फॉर वुमेन कॉलेजेस और इंग्लिश शुड बी स्टडीड इन हायर एजुकेशन विद अ लिविंग स्ट्रीम ऑफ एवर ग्रोइंग नॉलेज। तो मतलब इन्होंने जैसे जैसे हम, जैसे अभी एक जस्ट हम एंटर होते हैं कहाँ पर, एक नए वर्ल्ड में एंटर होते हैं आज़ादी के बाद, है ना। तो ये कोशिश की है कि ऐसे हर चीज़ को टारगेट किया जाए, ऐसी हर चीज़ को टारगेट किया जाए जिससे कि देश की तरक्की में अपना एक बड़ा योगदान है वो दिया जा सके, ठीक है जी। कि देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान है वो दिया जा सके, वो इसके तहत है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जैसे ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, इसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब ये कमीशन किसके बारे में बोलता है? ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोलता है। सेकेंडरी का मतलब जो स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है ना, स्कूल में। तो जो सेकंड कमीशन था ये एल.एस. मुदालियर के अंडर 1952 में बनाया गया और इसको मुदालियर कमीशन का नाम भी दिया जाता है। दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज मुदालियर। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है और मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। इनको लगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग, देखो कोलैप्स हो रखा था पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा, सेकेंडरी एजुकेशन। ये किसने बोला था? ये तो हमारे इससे पहले वाले कमीशन ने बोला। इन्होंने भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में काफ़ी सारी कमियों को महसूस किया। द कमीशन गेव इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रिगार्ड द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कि जो स्कूल लेवल पे काम है वो होना ज़रूरी है, स्कूल लेवल पे जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है उस पर फोकस होना ज़रूरी है। The recommendation of Mudaliar Commission occupied a very significant role in the development of secondary। तो जितना भी ये बात कर रहा है, जैसे वो यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा था, तो ये वही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। कहाँ पे बेटा? सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी। जो इससे पहले वाला था वो किसके बारे में बात कर रहा था? वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे काम किया जा सकता है। और इसने किसके बारे में बात की कि जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे, सॉरी, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको क्या किया जाए? फोकस किया जाए। फॉर इंस्टेंस इंट्रोडक्शन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कीम अलॉन्ग विद 3 डिग्री कॉलेज एंड ओपनिंग द मोर वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। यहाँ पर एजुकेशन पहली बार एक फेडरल सिस्टम बनती है। मतलब फेडरल समझ आ गया, जहाँ पर ये माना जाता है कि एजुकेशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो यहाँ पर भी क्या की जाती है? बात है वो की जाती है। देखो जिसका जन्मदिन है जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, आने वाला जन्मदिन अपने JRF के साथ ही मनाओ, है ना। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। अब इन्होंने क्या बताया? क्योंकि स्कूल की बात की गई थी तो मल्टीपर्पज स्कूल बनाए गए। कौन से स्कूल बनाए गए? मल्टीपर्पज। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होगा बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज? मल्टीपर्पज का मतलब है कि जहाँ पर एक ही स्कूल काफ़ी सारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, समझ लो ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, और भी जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर कवर हो। पब्लिक स्कूल एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो जैसे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलेज की बात की गई है, समझ आया। आर करिकुलम बेस्ड ऑन वोकेशनल डेवलपमेंट शुड बी फ्रेम्ड व्हिच वुड इंडिकेट द वैल्यू डिग्निटी ऑफ लेबर। द एग्जामिनेशंस फॉलोड बाय फॉर इवैल्यूएशन। बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। द स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी एजुकेशन होता है, समझ लो वही चीज़ें घुमा फिरा के बोल रहा है। Government should provide a trained guidance officer and vocational guidance for all educational institutions. The examination system should be followed for evaluation of students. मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज पे फोकस होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी को कंपल्सरी कर दिया गया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया जाए जिससे सेकेंडरी एजुकेशन की जो सारी नीड्स हैं उसको क्या किया जा सके? फुलफिल किया जा सके। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की नीड्स हैं या सेकेंडरी एजुकेशन की नीड्स हैं उसको क्या किया जाए? फोकस किया जाए, ठीक है। देखो रिकमेंडेशन याद नहीं करनी होती बेटा, समझ लो ना, याद नहीं रखनी होती, मोटा मोटा माइंड में रखना होता है। क्योंकि पेपर में देखो इतने सारे कमीशन हैं,
बस थोड़ा याद रखना होता है कि अच्छा यार ये सेकेंडरी से रिलेटेड था तो इसने सेकेंडरी के बारे में ये बातें बोली थी। अब ये तो तुमने पेपर में थोड़ी ना लिखना है, तो तुम्हें सिर्फ समझना है मोटा मोटा सा और चीज़ों को रिलेट करके रखना है कि अच्छा ये इसके साथ जुड़ी हुई हो, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ से सवाल आएगा तो मैं उसका आंसर है वो बड़े आराम से दे दूँ। हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली बात है ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत होती है। The commission has recommended that secondary education should be between 11 to 17 है। जैसे ऐसे पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसने क्या बोला कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 11 से लेकर 17 साल तक की उम्र तक होना चाहिए। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को क्या किया जाए, कंपलसरी बना दिया जाए स्कूलों में, ठीक है जी। जो रूरल एरिया के स्कूल्स हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो क्या कर दी जाए, उसको कंपलसरी कर दिया जाए। The commission has recommended the introduction of 3-year degree courses, जो 3 साल का डिग्री कोर्स है उसकी बात की गई है। दूसरा, टेक्निकल एरिया शुड बी एस्टेब्लिश फॉर द लोकल पब्लिक। होम साइंस लड़कियों के लिए कंपलसरी हो जानी चाहिए, और गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मतलब समझ लो ना, गर्ल्स को बॉयज़ को क्या किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर स्कूल्स में एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात की गई है, वैसे ही लड़कियों के लिए किसकी बात की गई है, होम साइंस की बात की गई है। और साथ ही जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, साथ ही किसकी बात की जाती है, जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। होम साइंस सब्जेक्ट है बेटा, एक होम साइंस एक सब्जेक्ट है। उसके बाद एक कमेटी सेटअप की जाती है 1958 में, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, जो वुमेन एजुकेशन की बात करती है 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख थी इसकी जो होम साइंस सब्जेक्ट है बेटा, एक कमेटी जो वुमेन एजुकेशन की बात करती है 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख थी इसकी जो महात्मा गांधी और जो साल्ट सत्याग्रह था, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वो उसमें उसका रोल था, मतलब इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर ये क्योंकि पहली बार वुमेन एजुकेशन के बारे में कमेटी बनाएगी तो इसके अंदर वुमेन एजुकेशन के बारे में सब कुछ बोला गया, ठीक है। इसके तहत जितनी भी बातें की गई वो किसके बारे में बोली गई, वो वुमेन एजुकेशन के बारे में बोली गई। पहला, 8वीं क्लास तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी उतने ही एफर्ट होने चाहिए जितने लड़कों की एजुकेशन के लिए हो रहे हैं। स्टेट है वो स्टेट काउंसिल बनाए लड़कियों के लिए, स्कूल्स के साथ हॉस्टल्स बने होने चाहिए ताकि लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर सकें। यूनिवर्सिटी ग्रांट शुड स्पेसिफाई द डेफिनेट अमाउंट सेपरेटली फॉर द एजुकेशन ऑफ फंड्स। तो यूजीसी को बोला गया कि आप फंड्स भी डिफाइन करो, है ना, लड़कियों के लिए। Steps should be taken to constitute as early as possible National Council for Education for Girls and Women। अब ये वाला पॉइंट है, ये NCTE GW मतलब गर्ल्स या वुमेन के लिए एक नेशनल काउंसिल बनाने की बात है। जब ऐसे आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन है, ये किसने बोला था, तो याद रखिएगा इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, ये जो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी है ये सेटअप की, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी को सेटअप किया गया था। रिकमेंडेशन दी गई थी, ये जो
कमेटी है ये सेटअप की, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी को सेटअप किया गया था। उसके बाद आती है हमारी 1961 में एक कमेटी सेटअप की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इसके अंडर डॉक्टर संपूर्णानंद के अंडर ये रिकमेंडेशन की जाती है। इसको पढ़ो ना पढ़ो, इसमें मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। 1961 याद रखना है। और इमोशनल इंटीग्रेशन की बात की गई है, समझ लो ना कि भाई जो इमोशनल लेवल पे चीजें हैं उस पर फोकस किया जाए। होल कंट्री शुड बी मेड प्रमोशन ऑफ टू लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर आप जितना भी पढ़ोगे ना, इसके अंदर आपको एक ही चीज नजर आएगी, क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, क्या कि ओवरऑल डेवलपमेंट है वो जरूरी है। ठीक है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ उनको किताबी दुनिया तक सीमित ना रखा जाए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या किया जाए, फोकस करना जरूरी। तो ये किसके अंदर बोला गया था, ये जो कमेटी बनाई गई थी इमोशनल इंटीग्रेशन, लाइफ लेसन सब वो दिए थे। उसके बाद 1962 में एक हंसा मेहता कमेटी भी बनाई जाती है। ये जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन 1958 में बनाई जाती है ना, उसकी रिकमेंडेशन पे चलती है। जैसे डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। दिस हैज एडवर्सली अफेक्ट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन। तो गर्ल्स के लिए सेपरेट एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात की गई, किसके तहत, जो इससे पहले दुर्गाबाई देशमुख कमेटी थी। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ना जो वो जेंडर इक्वालिटी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग सिलेबस चल रहा है भाई, लड़कियों के सब्जेक्ट ही अलग हो गए, लड़कों के लिए अलग चल रहा है। तो जो वो सरकार का एक जेंडर इक्वालिटी वाला मिशन था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो इस वजह से हंसा मेहता कमेटी को बनाया गया। हंसा मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द डिफरेंशिएशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट। इसको बनाया गया और ये बोला गया कि ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। ठीक है, कि ये आए और ये अपनी रिपोर्ट सेटअप करें। हंसा मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। ठीक है, जो इस वाला उसी ने दुर्गाबाई देशमुख वाला ये था, अगर आप पढ़ते हो यही वाला नेशनल कमेटी थी। इसके बाद एक नेशनल काउंसिल बनाया गया था 1962 में। ठीक है, नेशनल काउंसिल ये वाला बन गया था, तो उसने ये सबमिट किया। इट वाज एम्ड एट एग्जामिनिंग केयरफुल द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेजेस। द कमिटी एनालाइज्ड इशू एंड मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो इन्होंने क्या महसूस किया, इन्होंने ये महसूस किया कि जो बॉयज और गर्ल्स है उसके करिकुलम में ना कुछ बड़े चेंज हो रखे हैं। ठीक है, कि मतलब हम वुमेन को फोकस करते करते उनका करिकुलम ही इतना चेंज कर दिया, उनका जो सिलेबस है वही इतना चेंज कर दिया कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। क्या हो गई हैं, चीजें बाहर हो गई हैं। तो इस वजह से इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी, सेपरेट प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल ओपन किए जाए। गर्ल्स को स्कॉलरशिप, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टिपेंड वगैरह दिया जाए। को एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड। उसके साथ साथ जैसे अलग सेपरेट छोटे लेवल पे बोला गया था कि अलग से पढ़ाई करवाई जाए, मतलब गर्ल्स के लिए अलग है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर को एजुकेशन है उस पर फोकस होना चाहिए। सेपरेट मतलब दोनों तरीके के इंस्टीट्यूशन को ओपन किया जाए, चाहे वो को एजुकेशन हो चाहे वो सिर्फ गर्ल्स का एजुकेशन हो। वुमेन टीचर्स का नंबर है वो प्राइमरी स्कूल में क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कॉमन करिकुलम होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। होम साइंस है वो गर्ल्स के लिए हायर एजुकेशन पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और वोकेशनल स्कूल्स एट द एंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। अब देखो ये को एजुकेशन का कंसेप्ट है, ये बड़ा ना एक अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग थॉट रखते हैं, मतलब को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप को एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हो, मे भी आप में से कुछ लोग होंगे जो जेंडर स्पेसिफिक कॉलेजेस स्कूल से पढ़े होंगे, जैसे आपसे हो सकता है आप सिर्फ गर्ल्स कॉलेज से पढ़ के आई हों या सिर्फ बॉयज़ कॉलेज से पढ़ के आए हों, मे बी ये पॉसिबल है आप में से कोई ना कोई। लेकिन जब आप कोएड एजुकेशन में स्टडी करते हो ना, जब आप कोएड एजुकेशन में स्टडी करते हो तो ये फैक्ट है
कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो उन बच्चों की जो कोएड में पढ़ के आ रहे हैं उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल जेंडर। मतलब अगर आप सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़े हो या सिर्फ आप बॉयज़ कॉलेज में पढ़े हो, और दूसरी तरफ वो लोग जो गर्ल्स और बॉयज़ कॉमन स्कूल या कॉलेज में पढ़ के आए हैं, तो जो कॉमन में पढ़ के आते हैं उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो एक उनके अंदर वो स्किल ज़्यादा होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, मेरी अपनी परसेप्शन है। मैं शुरू से ही कोएड में ही पढ़ा हूँ। ठीक है, मतलब स्कूल भी कॉलेज भी। एटलीस्ट आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार कोएड स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले कभी ज़िंदगी में आप को एजुकेशन ली ही नहीं, है ना। अब ज़्यादा समझदार भी हो जाते हो, ज़्यादा आपको सीखने को भी मिल जाता है ना। जैसे गर्ल्स का कॉलेज है तो आपकी बेइज्जती हो ना तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लड़कियाँ बैठी हुई हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही है जब ऑपोजिट जेंडर है तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर लड़कियों को इंसल्ट होती है, ज़्यादा फील होती है, उसी तरीके से लड़कों भी इसको भी इंसल्ट ज़्यादा फील होती है। तो समझ रहे हो ना। तो वही लड़कों का भी वही होता है, सब अपने जैसे बैठे हुए हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर लड़कियाँ बैठी होंगी तो फिर एकदम दिमाग में उनके आता है कि नहीं यार ये बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे हो ना, इस वजह। एक ना और कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी, उसका नाम क्या था, बख्तर सलाम करके कुछ ऐसी कमेटी का नाम था ना। वो इसमें अपनी स्लाइड में नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पढ़ा ही देता हूँ। एग्जैक्ट पूरा नाम क्या था। बख्तर सलाम। एक और कमेटी आती है ये वाली, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये 1963 में आती है। ठीक है, ये 1963 में आती है। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं नाम लिख दिया। इसको थोड़ा सा गूगल करके इसकी रिकमेंडेशन को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये भी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। मतलब जितनी भी कमेटी आ रही है अगर आप देखते हो वो सब गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बोल रही हैं, और वही उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कमेटी बनाई जाती है, ये वाली बख्तर सलाम कमेटी। ज़्यादा नहीं बोला इन्होंने कुछ, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो आता है आप लोगों का नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको कोठारी कमीशन बोला जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल अब इससे पूछे जाते हैं। तो ये 1964 14 जुलाई को दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी जिसको बोल देते हैं, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस रिपोर्ट को एंड रिपोर्ट बोल देते हैं। मतलब एंड एक निमोनिक है, END, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम था। और इसके अंदर 4 चीज़ों की बात की गई थी। पहला, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्लीट करना, सोशल मॉरल वैल्यूज़ और मॉडर्नाइजेशन।
पिम्स करके हमने इसका निमोनिक बनाया था, PIMS, मतलब प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रेशन, मॉरल डेवलपमेंट, और M फॉर मॉडर्नाइजेशन और S फॉर सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। एजुकेशन फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कैसे? सबसे पहले तो कि जो साइंस है उसको आपका बेसिक कंपोनेंट बना दो अपने पढ़ाई का। क्या कर दो? जो साइंस है उसको अपना बेसिक कंपोनेंट बना दो पढ़ाई का। एजुकेशन में जो साइंस है उसको इंट्रोड्यूस करो और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करो, तभी वो आप लोगों के लिए क्या करेगा, अच्छा हो पाएगा। समझ ना, बच्चों को साइंस है उसकी पढ़ाई करवानी ज़रूरी है। और एक SUPW भी है, ये क्या है, ये मैं अगली स्लाइड पर बढ़ाता हूँ आप लोगों को। SUPW को इंट्रोड्यूस किया गया, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की। तो ये मोटे मोटे कुछ कंसेप्ट हैं, मतलब साइंस है, समझ लो ना, प्रोडक्टिविटी के लिए कि जो साइंस है उस पर फोकस किया गया, साइंस पर फोकस किया गया। इसको बोलते हैं सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हमारे में तो नहीं था भाई, सोशली प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है। अब दूसरा SUPW आया, उसके साथ साथ एक कॉमन स्कूल को इंट्रोड्यूस, प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है। अब दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? साइंस को बेसिक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा कॉमन स्कूल इंट्रोड्यूस किया गया, SUPW आया, उसके साथ साथ एक कॉमन स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉमन स्कूल का मतलब ये जो इसमें ना सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते। कॉमन स्कूल का मतलब क्या हुआ के लिए कि जो साइंस है उस पर फोकस किया गया, साइंस पर फोकस किया गया। इसको बोलते हैं सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हमारे में तो नहीं था भाई, सोशली अरे नहीं हो जाएगा उतने से। प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है। अब दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? साइंस को बेसिक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा कॉमन स्कूल इंट्रोड्यूस किया गया, SUPW आया, उसके साथ साथ एक कॉमन स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉमन स्कूल का मतलब ये जो इसमें ना सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते। कॉमन स्कूल का मतलब क्या हुआ? कॉमन स्कूल का मतलब है कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में जो प्राइवेट है और पब्लिक है उसमें किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के जो गैप है उसको कम किया जाए। और इन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया यहाँ पर, इसमें मदर टंग को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग की बात की गई। दूसरा कॉमन स्कूल बनाया गया, सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिए और हर स्कूल में एजुकेशन का जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। ऑल स्कूल्स के अंदर वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया जाए। ट्यूशन फीस है उसको अबॉलिश कर दिया जाए।
मतलब जो 4-5 ईयर प्लान था उसमें थोड़ा सा कम कर दिया जाए ट्यूशन फीस को और 5वें प्लान तक उसको एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये आ गया नेबरहुड स्कूल। अब नेबरहुड स्कूल का मतलब पता क्या था? इसमें देखो एक SUPW की बात है, एक कॉमन स्कूल की बात हुई, एक नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे पहली से 5वीं कक्षा तक हैं उनको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल मिल जाना चाहिए। उनका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर होना चाहिए। हर बच्चा, मतलब इंडिया का हर बच्चा जो पहली से 5वीं कक्षा में है उसका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। और जो 6वीं से 8वीं तक है उनका 1 से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल होना चाहिए। ठीक है, 3 किलोमीटर तक उनका स्कूल होना चाहिए। मतलब इतने स्कूल है वो इंडिया में बन जाने चाहिए। इसको बोला गया नेबरहुड, मतलब पड़ोस में स्कूल का बन जाना। दूसरा, इंडिया में बन जाने चाहिए। इसको बोला गया नेबरहुड, मतलब पड़ोस में स्कूल का बन जाना। दूसरा, 3 किलोमीटर तक उनका स्कूल होना चाहिए। मतलब इतने स्कूल है वो इंडिया में बन जाने चाहिए। इसको बोला गया नेबरहुड, मतलब पड़ोस में स्कूल का बन जाना। दूसरा, IEC को बनाया गया। अब IEC की फुल फॉर्म कौन बताएगा? इंडियन एजुकेशन काउंसिल। बताओ। एजुकेशन काउंसिल, इंडियन एजुकेशन सर्विस। उस टाइम पे जैसे EIS UPS वगैरह उस टाइम पे नहीं, इंडियन एजुकेशन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई करवाई जा रही है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो मेथड्स हैं उनको चेंज किया जाए, एजुकेट किया जाए। हर स्ट्रीम, हर सेक्टर के लोगों को एजुकेशन के बारे में अवेयर किया जाए। साइंस और वोकेशनल एजुकेशन पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जो यूनिवर्सिटी है ना उनको एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज बनाया जाए। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है ना उनको एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज बनाया जाए। मतलब यूनिवर्सिटीज की जो एग्जिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया जाए, उनकी जो पावर है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, अभी ये मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू का पॉइंट हर बार आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा और इसमें ना फाइनल में हमको इसका आंसर कंफर्म भी नहीं हो पाते क्योंकि IES है वो एक सेकेंड यार IES है क्या? ये तो इंडियन एजुकेशन कमीशन को IES तो इसी का नेम है, वो था IES है ना। ये तो इंडियन एजुकेशन, ये ना एजुकेशन कमीशन के लिए यूज किया गया है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। वो एक IES है शायद एक। डिपार्टमेंट बनने चाहिए। ये है इंडियन एजुकेशन कमीशन, समझ लो ना, ये इसी का नाम है। नाम बोल रहे इसी का नाम है। वोकेशनल एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी सारे काम किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनने चाहिए। बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना है। बच्चों के अंदर क्या करना है? जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना। क्या किया जाएगा? बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं या वैल्यू एजुकेशन है उस पर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट थी ना, एंड रिपोर्ट END, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले में पहला हिस्सा था जिसमें जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई थी और लास्ट में सप्लीमेंट्री पेपर थे। दूसरा एजुकेशन की स्टेजेस और तीसरा रिकमेंडेशन। तो ये चारों का नाम आप लोगों ने याद रखना है, और मतलब पहले में क्या है दूसरे में क्या है याद रखना है। तो सबसे पहले में जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे में एजुकेशन की स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। तीसरा रिकमेंडेशन क्या क्या है, और चौथा सप्लीमेंट्री पेपर्स। अब ये जो कमीशन था ना वो यूनिक इस वजह से था क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और इसने पूरे इंडिया को एक ब्लूप्रिंट दिया। इसके अंदर ना 5 देशों के लोग इन्वॉल्व थे। क्या नाम थे? FARJE, फ्रांस के,
सा था? ऑस्ट्रेलिया, आर से रशिया, जे से जापान और ई से इंग्लैंड। अमेरिका था या ऑस्ट्रेलिया था? अमेरिका था ना, अमेरिका। तो ये 5 लोगों के मतलब 5 देशों के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया था ताकि वो इसमें हमारे क्या कर सकें, इसमें अपना रोल प्ले कर सके, इसमें अपना योगदान है वो दे सके। कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, कंट्रीब्यूशन है वो दे सके। देन आते हैं मैन पावर अप्रोच। मैन पावर अप्रोच सप्लीमेंट्री पेपर होते हैं बेटा, जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें हो, समझ रहे हो, जो चीजें रह जाती हैं वो सप्लीमेंट्री में डाल देते हैं, सप्लीमेंट्री में डाल देते हैं। मैन पावर अप्रोच का मतलब सबकी बात की गई थी कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। कंट्रीब्यूशन है वो दे सके। देन आते हैं मैन पावर अप्रोच। मैन पावर अप्रोच सप्लीमेंट्री पेपर होते हैं बेटा, जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें हो, समझ लो, जो चीजें रह जाती हैं वो सप्लीमेंट्री में डाल देते, सप्लीमेंट्री में डाल देते। मैन पावर अप्रोच का मतलब क्या हुआ? मैन पावर अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जो लोगों को पढ़ाई की करवाई जाएगी ना, जो मतलब सिटीजन्स बनाए जाएंगे ना, जो SUPW के अंडर मैन पावर अप्रोच है, उसमें ये है कि पढ़ाई से हट के उनको कमर्शियली सोसाइटी के लिए या फिर उनके करियर ओरिएंटेड क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, उसको बोला जाता है मैन पावर अप्रोच। दूसरा आर्टिकल 45 जो आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की गई। 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया और साथ साथ 3 साल का डिग्री कोर्स और 4 साल का ऑनर कोर्स की बात की गई। हर एस्पेक्ट को क्या किया गया, फोकस किया गया। जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन की बात की गई और इसमें ना एक चीज इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, वो ये थी कि जो टीचर्स को पैसा मिल रहा है ना वो बड़ा कम होता है। तो सबसे पहले किस चीज पर फोकस किया जाए, जो टीचर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा ना, टीचर्स को जो पैसा दिया जाएगा, टीचर्स को जो पैसा देना है उस पर फोकस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। टीचर्स को पैसा कम मिल रहा है, ये आया था वो, ये था वो IES, ठीक है। IEC तो इसी को बोला गया था, IES इसको बोला गया। और उस टाइम पे ये बोला गया कि इंडिया का जो GDP है उसका 6% हम एजुकेशन पे लगाया जाए, और तब से लेके अभी तक बोले जा रहे हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला है, लगाते नहीं है, लगाते नहीं है। लगाते नहीं है। और इसकी रिकमेंडेशन पे पहली इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली बनाई जाती है और इसी के बेसिस पे 1968 की एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा 10+2+3, देखो मैंने बताया था ना सैडलर कमीशन, तो इसका प्रीकर्सर था और यहाँ पर 10+2 को इंडिया के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको फिर न्यू एजुकेशन जो एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 है उसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी तो चेंज हो गया है। ये भी बोला गया कि हर 5 साल के बाद ये जो इंडिया का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं या क्या नहीं। और इसके अंदर ना ये इधर इसका ना चार्ट बना लेना, ये वाली जो 4 लाइनें लिखी हुई है ना, इसको ना चार्ट बना के लिख लेना कि किंडरगार्टन
स्टैंडर्ड मॉन्टेसरी या प्री बेसिक स्कूल है उसको प्री प्राइमरी बोला जाएगा, और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन होगा जो 4th क्लास तक होगा, उसके बाद अपर प्राइमरी होगा, हायर प्राइमरी या हाई स्कूल बोल दिया जाएगा जो 10वीं क्लास तक होगा, और 11वीं और 12वीं को हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाएगा। मतलब समझ लो ना, ऐसे चार्ट बना लेना कि प्री प्राइमरी कौन सा कितना है ये चार्ट, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 बॉक्स दिए हुए हैं ना, इसके बेसिस पे यहाँ पे एक अपना चार्ट है वो अलग से बना लीजिए। ठीक है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे तो बना सकते हो, लेकिन अभी तो ये 5 3 3 4 में चेंज हो गया है। अभी तो ये चेंज हो गया है 5 3 3 4 है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको याद रख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। 3 साल का कोर्स है जो डिग्री कोर्स है, और एक 4 साल का ऑनर्स का कोर्स है। जो एग्जाम है वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो वैलिडिटी को इंक्रीज करें। मतलब समझ रहे ना, उनका मेन पर्पज ये होना चाहिए कि बच्चों को जो एग्जाम है वो किताबी नॉलेज के साथ साथ बाहर की दुनिया की नॉलेज है वो भी दे। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, ये वही हो गया, सेम टू सेम वही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं। इसके अंदर जो एक नई रिकमेंडेशन दी जाती है वो लैंग्वेज से रिलेटेड दी जाती है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी तो इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको कम किया जाए। समझ लो ना कि जैसे एक रीजन में बहुत सारे स्कूल हैं, दूसरे रीजन में कम है, तो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। हर बच्चे को हर रीजन तक एजुकेशन पहुंचाने की जिम्मेवारी, एजुकेशन को क्या किया जाए, हर रीजन तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए। दूसरा जो आर्टिकल 30 है, जो राइट्स ऑफ माइनर, तो उसको क्या किया जाए, उसको अफेक्ट किए बगैर जो नेशनल इंटीग्रेशन का ये कॉमन स्कूल है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। समझ, कॉमन स्कूल मैंने आपको बताया था पहले। हाँ, दिव्यांश को भी ये लिखा हुआ है, एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर दिव्यांश स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो किसी कोई भी XYZ रीजन की वजह से बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, या जो किसी तरीके की किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से डिसेबिलिटी है। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शुड रिसीव एम्फेसिस फॉर द सेक ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इन्होंने ये भी बात बोली कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है ना उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन पे फोकस करेंगे तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। अगर सोसाइटी के लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की एजुकेशन की वजह से आ जाएगी। लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। एडवांटेज फॉर ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉर ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये पहला एक कमीशन आया जिसने पूरे देश के अंदर, समझ लो ना, जिसने ये बोला कि पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम बना दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन था, क्योंकि इसने कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात नहीं की। इसने लगभग हर एस्पेक्ट के बारे में बात की कि हर एस्पेक्ट पे क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, हर एस्पेक्ट पे फोकस होना चाहिए, हर एस्पेक्ट पे काम होना जरूरी, हर एस्पेक्ट पे काम होना जरूरी है। और इसी वजह से ये NEP के लिए क्या बनता है, फोकस भी बनता है। और ये आया इसका लैंग्वेज का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कमीशन रिकमेंडेड डिफरेंट लैंग्वेज पॉलिसी एज डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। इन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन के अंदर लैंग्वेजेस है ना, वो उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो बोला कि अगर जो हायर प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 2 लैंग्वेज, मदर टंग और हिंदी और इंग्लिश, और हायर प्राइमरी में 3